मोदी जी आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर किस तरह से काबू पाया है उसका जीता जागता उदाहरण ये किताब है। किस तरह से 2018 में आरबीआई को हाईजैक किया गया था, आज इस किताब में उसका खुलासा हो गया है। सिर्फ वित्त मंत्री अरुण जेटली ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के लिए पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल मुसीबत का सबब बन गया था। पूरी कहानी बताएंगे आपको कि किस तरह से इस किताब में क्या खुलासा किया गया है। आखिर मोदी के चुने गए आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को क्यों 9 महीने पहले रिटायरमेंट के इस्तीफा देना पड़ा था। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल का इस्तीफा फिर एक बार चर्चा का विषय बन गया है। दोस्तों, चर्चा का कारण है कि पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग की किताब वी ऑल्सो मेक पॉलिसी है। इस किताब के जरिए 2018 में पटेल के इस्तीफे का कारण सामने आया है। केंद्र सरकार के साथ मतभेद उनके इस्तीफे का कारण बने। उर्जित पटेल ने 3 साल का कार्यकाल पूरा होने से 9 महीने पहले इस्तीफा दे दिया था। उर्जित पटेल 2013 से रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर रहे। 2016 में रघुराम राजन का कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्हें गवर्नर बनाया गया। राजन की नियुक्ति यूपीए सरकार ने की थी, इसीलिए माना गया था कि उर्जित पटेल मोदी सरकार के विश्वास पात्र होंगे। उन्होंने गवर्नर बनने के 2 महीने बाद नोटबंदी के फैसले में एक तरह से मोदी सरकार का साथ दिया, ना चाहते हुए भी। ये इस किताब में कहा गया है। दोस्तों, दरअसल गर्ग के इस किताब के मुताबिक 2018 की शुरुआत से संबंध जो है मोदी सरकार और उर्जित पटेल के बीच बिगड़ने लगे। फिर अगस्त तक सरकार से बातचीत लगभग बंद हो गई, क्योंकि रिजर्व बैंक सरकार को पूरा सरप्लस ट्रांसफर करने के लिए राजी नहीं हो रहा था। ये सरप्लस ट्रांसफर क्या है, बताएंगे आपको। रिजर्व बैंक और नरेंद्र मोदी सरकार के रिश्ते को समझ लीजिए। रिजर्व बैंक के मालिक केंद्र सरकार है, मतलब मोटे मोटे तौर पर मालिक होने के बावजूद रिजर्व बैंक केंद्र सरकार की हर बात को मानने के लिए मजबूर नहीं है। कानून में उसे स्वतंत्रता दी गई है। हम समझते थे या आप समझते होंगे कि नोट छापना ही रिजर्व बैंक का एकमात्र काम है, जबकि उसके पास और भी बहुत बड़े काम हैं। पहला काम कि मौद्रिक नीति बनाना, आसान भाषा में कहें तो महंगाई काबू में रहे, इसके लिए रेंज तय करना और अर्थव्यवस्था में ग्रोथ इसके जरिए हो, इसको देखना। यह काम रिजर्व बैंक ब्याज दर को घटा करके कभी बढ़ा करके करता है। महंगाई बढ़ी तो ब्याज दर को बढ़ाना पड़ता है, जबकि ग्रोथ घटने पर ब्याज दर को घटाना पड़ता है। ब्याज दर घटने बढ़ने से बाजार में पैसे का सप्लाई काबू में आ जाता है। दूसरा काम है कि बैंकों को रेगुलेट करना। सरकारी और प्राइवेट बैंक चलाने के नियम जो है रिजर्व बैंक बनाता है, नियम पालन करवाता है, नियम टूटने पर सजा भी देता है। रिजर्व बैंक ने अपना काम करते करते मुनाफा भी कमाता है। यह मुनाफा होता है कि करेंसी नोट छापने, बॉन्ड की खरीद फरोख्त और सस्ते में डॉलर खरीद कर महंगे में उसे बेचना। इससे जो मुनाफे का हिस्सा होता है वो हर साल केंद्र सरकार को ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिलहाल यही झगड़े की जड़ बना उर्जित पटेल और मोदी के बीच। सुभाष चंद्र गर्ग की किताब के मुताबिक 2018 में झगड़ा जो है वो शुरू में किसी और टॉपिक पर है। रिजर्व बैंक ने कर्ज को बट्टे खाते यानी एनपीए, नॉन प्रॉफिटेबल एसेट को लेकर के नियम बदल दिया रिजर्व बैंक ने। फिर उर्जित पटेल ने मार्च में भाषण दिया कि सरकार ने सरकारी बैंकों पर से नियंत्रण छोड़ा नहीं है, इस कारण रेगुलेशन में दिक्कत हो रही है। बगावत शुरू। अगस्त आते आते झगड़ा जो है वो मनी ट्रांसफर पर पहुंच गया। केंद्र सरकार ने चुनाव से साल भर पहले किसानों के लिए फसलों की समर्थन मूल्य बढ़ा दिया था। इसके बाद रिजर्व बैंक ने ब्याज दर को जो है बढ़ा दिया और इस पर बवाल शुरू हो गया, क्योंकि कोई भी सरकार चुनाव से पहले ब्याज दर को बढ़ाना नहीं पसंद करती है, नहीं चाहती है। चुनाव से ठीक पहले कोई भी सरकार ऐसे रिस्क नहीं चाहेगी कि ब्याज दर बढ़े, जबकि आरबीआई के मुताबिक महंगाई से काबू पाने के लिए उस समय 2018 में ब्याज दर बढ़ाना जरूरी था। चुनावी और राजनीतिक माहौल के मुताबिक आरबीआई काम नहीं करेगा, ऐसा संदेश देने की कोशिश उर्जित पटेल ने उस वक्त करी थी।
दोस्तों, अक्सर मैं आपसे चुनावी बॉन्ड के मामले में एक बात कहती हूं कि जब अरुण जेटली चुनावी बॉन्ड लेकर के आए तो उसका सीधा विरोध आरबीआई, चुनाव आयोग, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी किया था। तब आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ही थे। उर्जित पटेल ने कहीं ना कहीं चुनावी बॉन्ड योजना को बाधित करने की कोशिश की थी। यह आरोप उर्जित पटेल पर लगाया गया था सरकार द्वारा। सुभाष चंद्र गर्ग के अनुसार जो है, पटेल का मानना था कि आरबीआई को ही इसको रेगुलेट करने की जरूरत है, एसबीआई को नहीं, और वो भी डिजिटल मोड में। उर्जित पटेल इतिहास में सबसे स्वतंत्र आरबीआई गवर्नर बनना चाहते थे, ऐसा इस किताब में कहा गया। लेकिन आगे क्या होता है? वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ साथ उर्जित पटेल मोदी जी के नजर में भी खटकने लगे और मोदी जी ने बीच मीटिंग में ऐसा कुछ उर्जित पटेल को कह दिया था जिसके बाद एक आरबीआई गवर्नर के पास ना इस्तीफे के अलावा कोई दूसरा चारा बचा ही नहीं। रिजर्व बैंक की बोर्ड मीटिंग में गवर्नर उर्जित पटेल ने प्रस्ताव रखा कि 44,000 रुपए सरप्लस है, इसमें 30,000 करोड़ रुपए सरकार को वापस दिया जाएगा, बाकी रकम जो है बैंक अपने पास रख लेगी। सरकार चाहती थी कि पूरी की पूरी रकम सरकार को दी जाए। अगले महीने अर्थव्यवस्था की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई गई। किताब के मुताबिक अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए गवर्नर उर्जित पटेल ने जो सुझाव दिए थे वो सरकार को मंजूर नहीं थे। आरबीआई या उर्जित पटेल सरप्लस ट्रांसफर करने के मूड में नहीं था। अब सरप्लस ट्रांसफर होता क्या है? आरबीआई की आय और व्यय के बीच जो है एक अंतर है, यानी आरबीआई जितना कमाता है और जितना खर्च होता है उसके बीच का अंतर, यानी आरबीआई जितना बचत करता है, उस पूरे मुनाफे को मोदी सरकार अपने पाले में करना चाहती थी। जिसके ऊपर उर्जित पटेल ने कहा था कि 44,000 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ, 30,000 करोड़ रुपए सरकार को देना है और 14,000 करोड़ जो है वो आरबीआई के पास रहेगा। मोदी ने गुस्से में आकर के क्या कहा दोस्तों, अब सुनिए। मोदी जी उस मीटिंग में गुस्से में आकर के कह दिया कि पैसे पर सांप की तरह कुंडली मारकर बैठे हो। सोचिए, आरबीआई गवर्नर को इस तरह से कहा गया। उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया मोदी जी ने, लेकिन कहा कि वित्त मंत्रालय से बात करके सुलह करिए, रास्ता निकालिए। रास्ता तो फिर भी नहीं निकला। 18 दिसंबर को उर्जित पटेल ने निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया, जबकि सच्चाई यह है कि उस मीटिंग में एक आरबीआई गवर्नर को पैसों पर सांप की तरह कुंडली मारकर आप बैठे हुए हो, ऐसा कहा गया सरेआम। जिसके बाद जाहिर सी बात है, कोई भी गवर्नर के पास, कोई भी चाहे वो आरबीआई गवर्नर हो, कोई भी उच्च पद पर अगर है, वो इस्तीफे का रास्ता ही चुनेगा, और यहां पर भी वही हुआ। फिलहाल दोस्तों, अब कोई गवर्नर पैसे पर सांप की तरह कुंडली मारकर नहीं बैठता है, क्योंकि पूरा का पूरा पैसा अब आरबीआई से, यानी आरबीआई का मुनाफा पूरी तरह से सरकार के पास चला जाता है। आरबीआई में अगर सरप्लस जमा रहे तो मंदी के समय में ये काम आ सकता है, लेकिन पूरा का पूरा पैसा मोदी सरकार के पास जाए, इसके लिए मोदी जी का बीच मीटिंग में आरबीआई गवर्नर को इस तरह से अपमान करना सवाल पैदा कर दिया था। ये साफ दिखाता है कि मोदी जी चौतरफा फील्डिंग सजा करके बैठे हैं। ईडी, सीबीआई, आरबीआई, चुनाव आयोग और नजर अब सुप्रीम कोर्ट पर भी है। तभी तो कोलिजियम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच एक बड़ा मुद्दा ये बन गया है। कोलिजियम जजों की नियुक्ति को लेकर के एक जंग छिड़ी हुई है, क्योंकि आए दिन सुप्रीम कोर्ट के आगे सरकार की बुरी तरह से फजीहत हो रही है। इसीलिए सरकारी मशीनरीज को सरकार अपने पाले में करना चाहती है, जिसमें 90% तो सरकार सफल हो चुकी है। 2018 में किस तरह से आरबीआई जो स्वतंत्र एक माध्यम रहा, एक बैंक रहा, उसका गला किस तरह से घोटा गया, आज इस किताब में इसका खुलासा हो गया है दोस्तों। अब आप हमें बताइए कि इस पूरे विषय को आप किस तरह से देखते हैं। जिस तरह से मोदी जी ने बीच मीटिंग में आरबीआई गवर्नर का अपमान किया था, उन्हें यह कहा कि आप पैसों पर सांप की तरह कुंडली मारकर बैठे हो, इस तरह का बात सुनने के बाद कोई भी आरबीआई गवर्नर इस्तीफा नहीं देंगे तो फिर क्या करेंगे? इस पर आपकी राय क्या है? आप कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर कीजिएगा। बाकी आपको मालूम ही होगा कि ऐसी खबरें आपको गोदी मीडिया पर देखने को तो नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ देश नीति आपको ऐसा खबरें दिखाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है? देश नीति को सब्सक्राइब करना है। अगर ये रिपोर्ट आपको पसंद आई है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो एक लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें और हो सके तो अंत में हम आज़ाद मीडिया को जिंदा रख सके, इसलिए थैंक्स ऑप्शन का दोस्तों हो सके तो वीडियो देखने के बाद थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।